Bismillahirrahmanirrahim. Okay जी, so today we are starting the second lecture of hematology. और बात आज हम पहले करेंगे थोड़ी सी रिवीजन की। तो ये डायग्राम जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है। आपको एक अदद जो एंडोथेलियल सेल है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, जिसको आप जो जो हमने एक्सप्लेन किया था कि ये आर्टरी और उससे रिलेटेड होता है। सो किसी भी मतलब वेसल के अंदर आपको पता है द फर्स्ट लेयर इज द एंडोथेलियम। तो ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल हमें नजर आ रहा है। उस एंडोथेलियल सेल के नीचे मैंने क्या कहा था, हमेशा होता है कोलेजन। ठीक है, इफ यू रिमेंबर। और नीचे मैंने कहा था ये दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जो आपको पहले सबसे पता होना चाहिए। एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर इंजरी या एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, वेस्कुलर इंजरी या एंडोथेलियल इंजरी। इस एंडोथेलियल इंजरी से अगला काम होता क्या है, क्या होता है, उसमें कोलेजन का एक्सपोजर होता है। मैंने आपसे कहा था कि नीचे से कोलेजन फाइबर हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो जो कोलेजन फाइबर जब नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं, दैट कॉजेज अट्रैक्शन फॉर दी प्लेटलेट्स। अब ये जो आपको गोला सा नजर आ रहा है, दिस इज दी प्लेटलेट। इसके ऊपर पी लिख रहा हूं। ठीक है, सो अब इस गोले को अट्रैक्ट किसने किया, आंसर इज कोलेजन। कोलेजन, ठीक है। अब फिर उस गोले ने क्या सोचा, इसने सोचा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसके साथ जहां से ये डैमेज हुआ है, चूंकि यहां से अब ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर जाएगा, तो मैं इसको बंद करने की कोशिश करता हूं। इस गोले ने वहां पे चिपकना है। चिपकने के लिए इसको एक अदद स्टिकी कोई ग्लू चाहिए। उस ग्लू का नाम है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। ठीक है, दिस इज स्टिकी ग्लू फॉर दिस गोला। ठीक है, अच्छा। अब वो जो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर है उसके दो एंड्स होंगे, लाजमी बात है, एक कोलेजन के साथ और एक इसके साथ। सो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर यहां जुड़ गया कोलेजन के साथ और इधर प्लेटलेट के साथ। और प्लेटलेट के साथ अगर उसने जुड़ना था तो वहां चाहिए रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर का नाम है GP1B। GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 1B। ग्लाइकोप्रोटीन 1B एक्टिव हो गया उसके साथ। एक्टिव होने के बाद अब जैसे ही ये प्लेटलेट इसके साथ चिपक गया, नाउ दिस प्लेटलेट इज नाउ एक्टिवेटेड। ठीक है, उसके दिमाग की बत्ती जल गई इस प्लेटलेट की। फौरी उसने कहा कि ओहो, मुझे तो बाकियों को भी बुलाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो काफी ज्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ है। हम सबको यहाँ मिलकर इसको स्टॉप करना चाहिए। तो इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ने अपने सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे वो अपीयर होना शुरू हो गए। खैर कुछ रिसेप्टर्स ऑलरेडी होते हैं। और उसकी मैं एक और भी रीजन बताता हूँ कि जब ये एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है ना, ये एंडोथेलियल, इसके अंदर से एडीपी रिलीज होता है। ठीक है, तो वो एडीपी आता है इस प्लेटलेट के ऊपर आके लगता है। एडीपी रिसेप्टर का नाम जो है P2Y21, सॉरी Y12 रिसेप्टर कहते हैं। इसके ऊपर एडीपी लगता है। और जब एडीपी लगता है तो इस प्लेटलेट के स्पाइक्स निकल आते हैं। ठीक है, उन स्पाइक्स, वो स्पाइक्स इसने अंदर पहले छुपाए होते हैं, उन स्पाइक्स का या रिसेप्टर्स का नाम होता है GP2B3A। ये इस प्लेटलेट ने पहले अपने अंदर छुपा के रखे होते हैं। ये ऐसे ही इसलिए छुपा के रखे होते हैं कि आते जाते कहीं स्पाइक्स उसके अटक ना जाए। वो किसी चीज के साथ, जैसे नहीं वो होता, हम कहते हैं हिरन होता है ना, तो उसके आपको पता है कि बाहर निकले होते हैं उसके सींग जो हैं, जिसको स्टैग हॉर्न हम कहते हैं। तो वो कहीं फंस जाते हैं तो उस बेचारे के लिए मूव करना आसान होता है। तो प्लेटलेट्स ने सोचा कि जब तक तो मैंने कोई काम नहीं करना ना, तो मुझे ये स्पाइक्स बाहर नहीं निकालना। उसने इन स्पाइक्स को रखा अपने अंदर और तब निकाला जब इनकी जरूरत थी, वरना तो ये स्पाइक्स फिर इधर उधर जो बाकी प्लेटलेट्स हैं उनके साथ चिपक जाते। ये स्पाइक्स जहां उसने छुपाए हुए थे ना, उनका नाम था वेबल पैलेट बॉडीज। ये उसने अपने अंदर छुपाए हुए थे, और जिस जगह पे छुपाए हुए थे, जिस कबर्ड में, उस कबर्ड का नाम था वेबल पैलेट बॉडीज। ठीक है, तो उसने कहा जी अब मैं कब निकालूंगा, जब मुझे ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर कौन देगा, एडीपी। एडीपी कब आएगा, जब एंडोथेलियल इंजरी होगी। बड़ा आसान सा काम हो गया। तो इस प्लेटलेट ने कहा कि देखो जब मेरे स्पाइक्स की जरूरत हो तो मुझे बता दे, ये मेरा रिसेप्टर है, इसके ऊपर एडीपी आके लगेगा तो मैं स्पाइक्स पाएंगे। लो जी ऐसे ही हुआ। ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के बाद एडीपी सी रिलीज हुआ, उस एडीपी ने जाके स्पाइक्स बाहर निकाले।
वो स्पाइक्स जो पहले इसके अंदर छुपे हुए थे वेबल पैलेट बॉडीज के अंदर, वो इसके सरफेस पे आ गए। उन स्पाइक्स का नाम था GP2B3A। जब वो सरफेस पे आए तो इसलिए लाए गए थे कि बाकी प्लेटलेट्स इसके साथ जुड़ सकें, हेल्प कर सकें, हैंड्स ज्वाइन कर सके, ताकि इस ट्रॉमेटाइज वेसल को वो क्लॉट कर सके। तो उसने कहा जी तुम भी आ जाओ, तुम्हारे भी स्पाइक्स निकल आए, मेरे भी निकल आए। दरमियान में स्पाइक्स को जोड़ने के लिए, जैसे दो गाड़ियां खराब हो जाए, मतलब एक खराब हो जाए एक सही हो, तो दरमियान में हम क्या करते हैं, चेन उसको करते हैं। तो वो चेन जो थी ना, वो थी फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, अब फाइब्रिनोजेन आपको पीछे याद होगा, ये कोगुलेशन जो पूरा एक साइकिल हम पढ़ते हैं या कैस्केड पढ़ते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट था फाइब्रिनोजेन, और फिर उसके बाद बनता था फाइब्रिन। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोगुलेशन कैस्केड का रोल है। अगर वो कोगुलेशन कैस्केड ना होता तो ये काम ना होता। इसलिए हमने एक कल डिस्कस किया था कि अगर हम एंटी एग्रीगेशन करना चाहते हैं, एग्रीगेशन का क्या मतलब था, जब दो प्लेटलेट्स आपस में मिल जाते थे, वी कॉल इट एग्रीगेशन। और जब प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल्स के साथ मिल जाते थे, वी कॉल इट एडहीजन। तो मैंने कल भी बात समझाई थी कि 1B जो रिसेप्टर होता है वो एडहीजन के लिए चाहिए, और जो 2B3A रिसेप्टर जो इस तरह प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ते हैं, उसको उसके लिए 2B3A रिसेप्टर चाहिए। इस प्रोसेस का नाम है एग्रीगेशन। ठीक है, सो एडहीजन एंड एग्रीगेशन, ये भी हो गया। अच्छा, अब जब ये एक प्लेटलेट एक्टिव था, उसने दूसरे को ज्वाइन किया, तो ये प्लेटलेट भी एक्टिव हो गया। ठीक है। उसने कहा जनाब मेरे लायक कोई हुक्म बताएं। उसने कहा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर जो जो चीजें स्टोर पड़ी हैं उनको निकालो, निकालो वो ऑन विली फैक्टर को बाहर निकालो, फाइब्रिनोजन को, ताकि वो हम यहाँ यूज करें, यहाँ यूज करें, और हम कोगुलेशन पार्ट्स को एक्टिव करते रहे। सो कहते हैं जी इसीलिए तो आपके साथ हाथ में लाया है कि आप अपनी चीजें रिलीज करो, मैं अपनी चीजें रिलीज करता हूँ, ज्यादा मिलके हम ये इसको स्टेबल कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बात हमने कल डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कि ये अगर इनमें से ये कोई एक एक फैक्टर कम होता जाए, एब्सेंट होता जाए, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज पैथोलॉजी। लाइक सपोज मैंने कहा था अगर ये ग्लू ना मिले, वॉन विली ब्रांड फैक्टर मिले ही ना अवेलेबल ही ना हो, दैट मीन्स के अब एडहीजन नहीं हो सकती, प्लेटलेट उधर आके चिपक नहीं सकेगा। जब दैट इज द फर्स्ट स्टेप, तो ये एक्टिवेट ही नहीं होगा, सो ना एडहेजन होगी, ना ये साइकिल आगे चलेगी। तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर डिजीज का नुकसान क्या होगा, जैसे ही ट्रॉमा होगा पेशेंट को, देयर विल बी ब्लीडिंग, और वो ब्लीडिंग उसको जो है वो तंग किया करेगी। ज्यादातर वॉन विली ब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी से मेजर ब्लीडिंग्स कम होती हैं, बट स्टिल इसके अंदर म्यूकोजल ब्लीडिंग, गिंगिवल ब्लीडिंग, गिंगिवल और ब्लीडिंग जो है वो ये जो गम से होती है, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद की ब्लीडिंग, क्योंकि माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद की ब्लीडिंग, मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद की ब्लीडिंग अननोन होते हैं ये पेशेंट्स कई दफा। तो जैसे उनको ट्रॉमा होता है, ये फर्स्ट सर्जरी होती है, देन पता चलता है कि इनके अंदर तो कोगुलोपैथी है, और वो कोगुलोपैथी फिर हम जब वर्कअप करते हैं तो दैट टर्न्स आउट टू बी वॉन विली ब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी या वॉन विली ब्रांड फैक्टर डिजीज। तो इन सब पेशेंट्स की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो मैंने कहा था यही है। याद रखिएगा, अगर जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग आ रही है, मेजर जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर हेमाटोमास बन रहे हैं बड़े बड़े, तो फिर ये ज्यादातर कोगुलेशन फैक्टर्स का मसला होता है, जिसके अंदर हमने हीमोफीलिया पढ़ा। और अगर माइनर ब्लीड्स आ रहे हैं, लाइक म्यूकोजा है उसमें से ब्लीड हो गया, स्किन के ऊपर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स जिनको हम पेटिकियल रैश कहते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डेली बेसिस पे हमारी जो कैपिलरीज हैं, ये माइक्रोवेस्कुलेचर हैं, वो फटते हैं, रप्चर होते हैं, वहां से ब्लीडिंग होती है, बट दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस मैकेनिज्म ऑन द डेली बेसिस। लेकिन जब ये मैकेनिज्म नहीं होता, तो वो रैशेज जो हैं वो फिर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज पेटिकियल रैश। तो आम रूटीन में हम ये कहते होते हैं कि अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मसला हो, जिसके अंदर क्या आता है, प्लेटलेट्स प्रॉब्लम आता है, या मैंने कहा था ये जो ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ता है, तो इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी से, या सॉरी ये जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस की प्रॉब्लम से जो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं वो ज्यादातर रैशेज होते हैं। ठीक है, चाहे वो पेटिकल रैश हो, चाहे वो बाकी जो है वो जिसमें मैंने बताया कि माइनर ब्लीडिंग जो है वो होती है। लेकिन अगर कोगुलेशन फैक्टर का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा था फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है, सो दैट विल लीड्स टू मेजर ब्लीड्स। तो आगे जाके ये बातें मजीद हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर हमने कहा जी 1B डेफिशिएंसी हो, बड़ा फेवरेट सवाल है कि रिसेप्टर नहीं मिल रहा प्लेटलेट के ऊपर। वॉन विली ब्रांड फैक्टर बेटा बेचारा अपना लॉक लेके फिर रह, कहते हैं जी की लेके आए,
ताकि हम इसको अनलॉक करें, वो नहीं मिल रहा, उसको हमने कहा दिस इज द बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अब देखो बर्नार्ड सोलियर नहीं होगा, फिर भी मसला एडहीजन का है। वॉन विली ब्रांड फैक्टर नहीं होगा, फिर भी मसला एडहीजन का है। ऐसे ही है ना। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो हमारे पास तो क्लिनिकल साइंस सिम्टम सेम आएंगे, वर्क पे डिफरेंशिएट होगा जब हम लेवल्स करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, तब पता चलेगा। फिर कई दफा ऐसा होता है कि 2B3A डेफिसिट हो जाते हैं। जब ये डेफिसिट होते हैं तो इसकी पैथोलॉजी को हमने ग्लैंड्समैन थ्रम्बस्थीनिया का वर्ड यूज किया था, ग्लैंड्समैन थ्रम्बस्थीनिया। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, अगेन इसमें एग्रीगेशन का इशू आएगा, एग्रीगेशन का इशू आएगा। सो वही बात है कि प्लेटलेट प्लग जो है वो नहीं बन सके। फिर इसके अलावा हमने देखा कि हमारी इसी सिस्टम के साथ अल्लाह ताला ने एक एंटी कोगुलेशन सिस्टम भी रखा, ताकि जब ये कोगुलेशन प्रोफाइल या ये जो सॉरी ये जो प्रोसेस एक्टिवेट हो, तो ये एकदम से वाइड स्प्रेड ना हो जाए। देखिए हम चाहते हैं कि जहां ट्रॉमा है सिर्फ वहां पे कोगुलेशन, सिर्फ वहां पे ये क्लॉट्स बने। तो फिर सराउंडिंग्स के ऊपर एंटी कोगुलेशन सिस्टम रखा गया, विच इज प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। ठीक है, तो प्रोटीन सी को एक्टिव किया जाता है तो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी बनती है, एंड इट एक्ट्स लाइक एन एंटीकोगुलेंट। इट इज एक्चुअली एन एंटीकोगुलेंट। सो जो इस प्रोसेस को स्प्रेड नहीं होने देते। लेकिन याद रखो, अगर गलती से कभी ऐसा हो, कोई ऐसा फैक्टर आ जाए या ट्रॉमा इतना सीवियर हो कि ये जो कोगुलेशन का प्रोसेस है ये वाइड स्प्रेड हो जाए, then this process is called DIC. DIC, disseminated. Disseminated means spread intravascular coagulation. It's a very dangerous thing. इसमें पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रो थ्रोम्बाई बन जाते हैं, और इनिशियली पेशेंट हाइपर कोगुलेशन में चला जाता है। जब माइक्रो थ्रोम्बाई बनेंगे तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ डेंजरस इट कैन बी। ये आप पेशेंट को सीवीए सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स करवा सकते हैं, ये पेशेंट्स की किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा। सो ये एक अलग अल्लाह ने यहाँ पे ये सिस्टम रखा हो। ठीक है, अच्छा अब फिर हमने कहा कि ये तो अगर डेफिशिएंसीज हैं, अगर कोई मसला है लाइक वन विली ब्रांड फैक्टर नहीं, GP1 भी नहीं, 2 भी नहीं। फिर हमने कहा कई दफा ऐसा होता है कि जब हाइपर कोगुलेशन होती है तो हम खुद चाहते हैं कि ये चीजें ब्लॉक हो जाए। जैसे कि एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज हाइपरटेंशन थी और उसको साथ हो गया MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब आपको पता है कि वहां क्या बना होगा, वहां प्लेक बना होगा, थ्रम्बस बना होगा। उसने प्रॉब्लम किया था। हम चाहते हैं कि यार फर्दर इस बेचारे पेशेंट के अंदर ये थ्रम्बस या इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट ना हो। सो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट एंटी कोगुलेशन, we start anti-aggregation therapy. ठीक है, and one of the anti-aggregation therapy is clopidogrel. Clopidogrel इस रिसेप्टर को कर देगी ब्लॉक, ना ये रिसेप्टर एक्टिव होगा, ना ये स्पाइक्स या उसके सींग बाहर आएंगे, ना ये आपस में एग्रीगेट करेंगे। सो ये जो अक्सर आप सुनते हैं ना जी, पेशेंट क्लोपिडोग्रिल ले रहा है, तो वो दिस इज द मैकेनिज्म। और एक वो यहाँ क्लिनिकल बात बता देता हूँ। अगर एक पेशेंट आपका क्लोपिडोग्रिल ले रहा है और उसको साथ हो गए हैं सपोज करो जी ब्लैडर ट्यूमर या ब्लैडर स्टोन, आपने डिसाइड किया है कि इसकी होनी है सर्जरी, तो अब आप इस एंटी कोगुलेशन के साथ साथ वो सर्जरी कर सकते हैं? या क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी वजह से एग्रीगेशन नहीं होनी, तो आप जहां सर्जरी करोगे तो वहां तो प्रॉब्लम आएगा। सो विल यू डू द सर्जरी विद दिस और यू विल स्टॉप द मेडिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द सर्जरी? सो व्हाट यू विल डू? सो स्टॉप द मेडिकेशन। व्हाई 1 वीक? आपने कहा जी 7 डेज पहले मेडिसिन स्टॉप करेंगे। व्हाई? व्हाई 7 डेज? व्हाई नॉट 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज? ओके, सो व्हाई वी स्टॉप इट 7 डेज बिफोर? प्लेटलेट्स की लाइफ जो है दैट इज 7 डेज। शाबाश। तो अगर अगर किसी एक प्लेटलेट को इस ड्रग ने ब्लॉक किया हुआ है, क्लोपिडोग्रिल ने,
तो वो दोबारा उसको एक्टिव नहीं कर सकते हम. वी हैव टू वेट फॉर दिस प्लेटलेट टू डाई and to be replaced by the new platelet which is not blocked by this medication. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए 7 दिन पहले जो है हम इसको स्टॉप करते हैं. अच्छा, इसी में एक और सर्जिकल एमसीक्यू है. ये देखिए, ये लिखा हुआ है कॉक्स. कॉक्स स्टैंड्स फॉर साइक्लो ऑक्सीजिनेस. ये एक एंजाइम है. इस एंजाइम का मेन काम, डिटेल तो इसकी मैं पैथोलॉजी के लेक्चर में बताऊंगा. इस प्लेटलेट की जो वॉल होती है ना, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स. उन फॉस्फोलिपिड से बनता है एराकिडोनिक एसिड, AA. इस एराकिडोनिक एसिड को हम तोड़ते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इसका एक एंड प्रोडक्ट बनता है विच इज कॉल्ड TXA2, थ्रोम्बोक्सेन A2. यहाँ पे आपको ये इसका एब्रीवेशन मिलता है, थ्रोम्बोक्सेन A2. Thromboxane A2 एक्चुअली पता क्या है? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेंट. ये एग्रीगेशन करवाता है. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, यू कैन से दी सब्सटेंस. ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, यू कैन से. ठीक है, सो ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं. इट इज वेजो कंस्ट्रिक्टर एंड इट इज एग्रीगेंट. एग्रीगेंट, नॉट एंटी एग्रीगेंट. इसका मतलब ये प्रमोट करेगा किसको? एग्रीगेशन को. ये प्रमोट करेगा किसको? ये प्रमोट करेगा एग्रीगेशन को और प्रमोट करेगा थ्रोम्बोसिस को. अब आपने अक्सर सुना होगा कि पेशेंट को देते हैं एस्पिरिन. ये भी आपने कार्डियक पेशेंट्स के अंदर सुना होगा. तो एस्पिरिन एक्चुअली कॉक्स इनहिबिटर है. ठीक है, कॉक्स के आगे ना दो टाइप्स हैं, ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा. COX-1 एंड COX-2. ठीक है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सिलेक्टिव COX-1 इनहिबिटर है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो नॉन सिलेक्टिव, यानी COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर देती हैं. एस्पिरिन इज अ COX-1 इनहिबिटर. अब मुझे बताओ कि अगर एक पेशेंट एस्पिरिन ले रहा हो, कैन वी डू द सर्जरी? सेम जैसे हमने पीछे डिस्कस किए, कैन वी डू द सर्जरी इन दैट पेशेंट? अगेन योर आंसर शुड बी नो. नो. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टिल वही आना है मसला कि फिर ब्लीडिंग होनी है. सो डू वी नीड टू स्टॉप द एस्पिरिन बिफोर सर्जरी? जी बिल्कुल ठीक है. अब बुक्स के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो वो आपसे कहते हैं जी क्लोपिडोग्रिल स्टॉप कब करोगे और एस्पिरिन स्टॉप कब करोगे? सो एनी आइडिया बुक क्या कहती है और एमसीक्यूज में क्या आएगा? या ओवरऑल मतलब अगर ये एमसीक्यू आ जाते हैं तो आप कितने कितने डेज चूज करोगे? बुक में लिखा है कि एस्पिरिन यूज कर रहा है तो 7 दिन, और क्लोपिडोग्रिल यूज कर रहा है तो 10 to 14 डेज. एस्पिरिन यूज कर रहा है तो 7 डेज, और अगर क्लोपिडोग्रिल यूज कर रहा है तो 10 to 14 डेज. तो पुराने एमसीक्यूज अगर आ रहे हैं तो उनकी कीज यही चलती जा रही है. बट अब किताबें क्या कहती हैं, जो नई गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू स्टॉप द एस्पिरिन. यू कैन कंटिन्यू सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर्स विद एस्पिरिन, और यू कैन स्टॉप इट 24 hours बिफोर द सर्जरी. ठीक है, एंड क्लोपिडोग्रिल के बारे में स्ट्रिक्टली है अभी भी हम, वी हैव टू स्टॉप अबाउट 5 to 7 days बिफोर सर्जरी. ठीक है, तो बहरहाल एमसीक्यू आएगा तो याद रखिएगा 7 दिन एस्पिरिन के और 10 से 14 दिन आपके क्लोपिडोग्रिल के. सर्जरी में हम इस बात को दोबारा देखें. सो ये जनाब क्लियर होगी बात सारी. ग्लास बैन का भी आइडिया हो गया आपको, ये भी. अब कई दफा हम कहते हैं कि यार हम एस्पिरिन भी यूज नहीं कर सकते, हम पेशेंट को क्लोपिडोग्रिल या एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर भी यूज नहीं कर सकते फॉर सम सर्टेन रीजन सपोज. तो कोई और तरीका बताएं जिससे एग्रीगेशन ना हो. तो फिर वो कहते हैं ऐसा करें कि आप 2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर यूज कर लें. जहां फाइब्रिनोजेन लगता है वहां आप अपनी कोई दवाई लगा दें ताकि फाइब्रिनोजेन अटैच ना हो. जब वो अटैच नहीं होगा तो एग्रीगेशन नहीं होगी. तो फिर वो दवाइयां जो 2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर हैं उनका नाम है एब्सिक्सिमैब, एप्टीफिबाटाइड एंड टायरोफिबान. ठीक है, प्लीज इसको आपने याद रखना है. मैंने इसका फार्मूला बनाया हुआ है चाय. चाय मीन टी. आप में से अगर कोई फूड लवर है, यू कैन मेक इट ईट, इट्स चॉइस इज योर. सो टी इज एक्चुअली 2B3 इनहिबिटर, और यू
So there are some drugs, they will eat 2b3 receptors. So eat आपने याद रखना है कि this is the answer. So ये MCQ भी clear हुआ, ये भी clear हुआ, ये भी clear हुआ, ये भी clear हुआ. So there are about 8 to 10 MCQs in this diagram. उसके बाद आखिरी चलते हैं जी कि जो vascular endothelial cells होते हैं, what they actually produce. So they have these things stored within the endothelium, and once this endothelial cell is damaged, तो ये release. सो वान विली ब्रांड फैक्टर के साथ हमेशा जो फैक्टर 8 है वो बाउंड होता है. सो हम कहते हैं वान विली ब्रांड फैक्टर जो है वो फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इसके अलावा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, ये नेचुरल एक चीज है. और ये क्या करती थी, ये हमारे पास एक प्लाज्मिनोजिन होता था, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती थी. प्लाज्मिन क्या करती थी, वो एक्स्ट्रा फिब्रीन को तोड़ देती थी और उससे बनते थे FDPs, फिब्रीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स. क्यों रखा गया, क्योंकि जब यहाँ ये क्लॉट बनेगा तो ये जरूरी नहीं कि क्लॉट ऐसे बिल्कुल प्रिसाइज बने, ये थोड़ा बहुत इधर एक्सटेंड करेगा. तो जो एक्स्ट्रा क्लॉट होता है उसको तोड़ दिया जाता है, एंड फॉर दैट वी नीड दिस TPA. ठीक है. तो TPA इज द नेचुरल थिंग जो अल्लाह ने हमारे बॉडी के अंदर रखी है ताकि एक्स्ट्रा क्लॉट. ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, जो मिस्त्री हजरात हैं वो जब उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं, सीमेंट लगा रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा सीमेंट होता है उसको वो उसके साथ साफ करते हैं. सो जस्ट टू मेक इट क्लियर कि जितनी जरूरत है उतना ही लगे. ठीक है. बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 हैं, दे हैव देयर ओन रोल. तो ये सारा कुछ. ठीक है. सो अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.